अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स का मॉडल पेपर। ठीक है, 2026 का है ये मॉडल पेपर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर आपको बताएगा कि एमसीक्यूज़ कितने आएंगे, शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होंगे या जो है वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस, और डेरिवेशन किस टाइप की आएंगी लॉन्ग में। तो ज़रा अच्छी तरह से बात सुनना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है और अच्छे नंबर कैसे लेने हैं, कम वक्त में तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इसका सॉल्व पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ। देखो, मैं बार बार ग्रुप का इसलिए कह रहा होता हूं क्योंकि ये ग्रुप आपको आपके मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 2000 रुपये दोगे ना पूरे साल के लिए, तो आपको उससे ज़्यादा का मटेरियल मिलेगा, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, पास पेपर का सॉल्व। यकीन मानो, जस्ट आपने तैयारी करनी है, सारा मटेरियल सॉल्व करके हम आपको देंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ मेंशन किए हैं ना, जो लिखे हैं, अगर आप एज इट इज बोर्ड में लिखते हो, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। बेफिक्र है, ओके ऐड हो। बहुत ज़्यादा फीस होती तो मैं खुद भी नहीं कहता, बहुत नॉर्मल सी फीस है, जस्ट एक टाइम देनी है। नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके ऐड हो जाना, जितना मटेरियल लिखा हुआ है वो सब मिलेगा। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से, उसके बाद जो है वो मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग कराना है। अच्छा, एमसीक्यूज में तो कोई इतना मसला नहीं है, एमसीक्यूज तो आप लोग आसानी से कर लोगे। मसला जो नज़र आया है ना, वो मुझे शॉर्ट में नज़र आया है। अब वो शॉर्ट में मसला क्या नज़र आया है कि यार मेजॉरिटी न्यूमेरिकल भर दिए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी न्यूमेरिकल भर दिए हैं। अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन मौजूद है, अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है ना, तो समझ लो 10 में से आपके पास 8 न्यूमेरिकल है। तो आपने न्यूमेरिकल को अगर छोड़ा, दो चीजें अगर आपने छोड़ी, अगर आपने न्यूमेरिकल छोड़े और आपने डेरिवेशन छोड़ी, क्योंकि ये दोनों चीजें ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं, ये दोनों चीजें ही सबसे ज्यादा बच्चों का दिमाग लेती हैं, बच्चों का सबसे ज्यादा टाइम लेती हैं। इन दोनों चीजों की वजह से ही आप कोचिंग्स में जाते हो मुख्तलिफ। तो अगर ये दोनों चीजें आपने छोड़ी, तो समझ लो फिजिक्स का पेपर आप पास नहीं कर सकते। आपके सामने मॉडल पेपर है, मेरी बात पे भरोसा नहीं करो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार ये तो ऐसे ही बोलते हैं, रहने दो, इनकी बात पे कौन भरोसा करे। नहीं करो, आप जस्ट मॉडल पेपर उठा के देखो, आप पास पेपर उठा के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिला करना आपका 70% पेपर बन रहा है, 70% पेपर बन रहा है। और बाकी 20% एमसीक्यूज निकाल लो, और जो 10% बच रहा है ना, वो है थ्योरी क्वेश्चंस। अब वजह क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चंस आप 9 मैट्रिक में पढ़ चुके हो, 9 मैट्रिक में आप ये थ्योरी के जवाब दे चुके हो। तो अब जो चीज आप 9 मैट्रिक में बता चुके हो, वही दोबारा फर्स्ट ईयर में बताओगे। तो फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा हैं, डेरिवेशन ज्यादा हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। और हमारा जो फिजिकल कोचिंग है, वहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या कहते हैं, मैथ और फिजिक्स। तो वहां पर मैं आपको डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराता हूं। तो अगर फिजिकल कोचिंग में एडमिशन लेना चाहो तो नंबर पे कांटेक्ट कर कर लोकेशन ले लो, नॉर्थ नाजमाबाद में सरीना के सामने जो बंगले बने हुए ना, उसमें है। तो वहां पर आपको जो है वो मैं खुद ही फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊंगा, तो डिटेल्स भी ले लो वहां की भी, नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो एमसीक्यू शुरू करते हैं, मैंने सारी चीजें समझा दी। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 थोड़ा सा थ्योरी टाइप नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप है, जरा उसको समझेंगे। सारे इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने नहीं चलेगा, ठीक है, अनसॉल्व ही चलेंगे, मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। लिखा हुआ है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी। देखो, एक बच्चा है, सही है, एक स्टूडेंट है, मैं डिटेल में समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये बॉल है, ये बॉल वो ऊपर की तरफ फेंकता है, अब ऊपर की तरफ फेंकता है। अच्छा, किस वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर जा रही है? बॉल की वेलोसिटी होगी जो कि है, यहां पे देखो, 100 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। द टाइम इट्स टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने में? जरा देखो, बात समझना। बच्चे क्या करते हैं, बॉल के जमीन से ऊपर जाने तक का टाइम तो मेजर कर लेते हैं, उसके वापस आने का टाइम नहीं मेजर करते, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है। ठीक है, तो याद रखना, एक टाइम वो होगा जो ए पॉइंट से बी तक जाने में लगेगा, और एक टाइम वो होगा जो बी से वापस ए में आने में लगेगा। तो आपका टोटल टाइम आएगा। वेलोसिटी आपको दे दी, ठीक है, वेलोसिटी आपको दे दी, और साथ ही साथ इन्होंने जी की वैल्यू भी आपको दे दी, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टाइम बताना है। कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, टाइम भी हो।
तो वो हमने पढ़ रखा है, A इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना सब बच्चों ने, ठीक है। तो v को इधर, t को इधर ले जाते हैं, t इज इक्वल टू वी अपॉन जी। देखो a एक्सेलरेशन, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परेशान नहीं होना। v क्या है 100, g क्या है 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 10। अब 10 सेकेंड वो टाइम है जो कि a से b तक जाने में लगा। तो जब a से b तक जाने में 10 सेकेंड लग रहा है, तो b से वापस a तक आने में भी 10 सेकेंड ही लगेंगे। क्यों? देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, रियल लाइफ में होती है एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से टाइम पे फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पर एयर रेजिस्टेंस को हटाए हुआ है, किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना टाइम a से b जाने में लगेगा उतना ही b से a आने में लगेगा। तो इसमें 10 आपको और ऐड करना पड़ेगा, 20 इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है 20 सेकेंड। बात समझ आई? बस इस चीज का दिमाग में रखना, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना। उन्होंने कहा कि किसी ने बॉल फेंकी है जमीन से ऊपर की तरफ, तो जमीन पर आने में कितना टाइम लगेगा, यानी ए से बी और बी से ए दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 20 सेकेंड। समझ आया? चलो अब थोड़े से आसान भी हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर वेनिश, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एमसीक्यू से, जरा मैं बताता हूं क्या कह रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट आप सबने पढ़ा होगा, याद भी होगा आप सब बच्चों को। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब वो कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, यानी ए डॉट बी जीरो आ रहा है। अब जीरो कब आएगा जरा याद रखना, ए और बी जब परपेंडिकुलर होंगे, ये ए हो गया ये बी हो गया, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे यानी 90 का एंगल बना रहे होंगे, तो यहां 90 रखोगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी ए और बी और जीरो से मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। यानी जब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, याद होगा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट वाले चैप्टर में क्या होता था, जब एक चीज दूसरे के परपेंडिकुलर होती थी तो ए डॉट बी जीरो आता है। देखो मैंने यहां करके भी दिखा दिया, मैथमेटिकल प्रूफ भी बता रहा हूं, फिजिकल प्रूफ भी बता रहा हूं, और साथ ही साथ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी जीरो आएगा, तो यहां आएगा परपेंडिकुलर, जो कि है आपका ए, परपेंडिकुलर। लिख भी रहा हूं ताकि याद रहे बात। द फोर्स इज ऑल्सो कॉल अ सेल्फ एडजस्टिंग। वो कौन सी फोर्स है जो खुद एडजस्ट हो जाती है? खुद एडजस्ट होने से मुराद बताता हूं। समझो आप इस तरफ जा रहे थे, जरा देखना, आप इस तरफ जा रहे थे, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी। फ्रिक्शन का काम क्या है? आपको रोकना। यानी इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इस तरफ है, मगर आपने कहा कि यार फ्रिक्शन इस तरफ है, ए साइड पर फ्रिक्शन है, तो मैं भी ए साइड पे मूव करता हूं। तो जैसे ही आप ए साइड पे मूव करोगे, आप फोर्स लगाओगे ए साइड पे, फ्रिक्शन चली जाएगी बी साइड पे। यानी वो फोर्स जो खुद से अपने आप को एडजस्ट कर ले, हमेशा अपोजिट रहे। याद रखना फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, मुझे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फील हो रही है, चलो मैं पीछे की तरफ जाऊं तो आगे की तरफ फील होगी। तो ऐसी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ये खुद से एडजस्ट हो जाती है, ये फ्रिक्शन होती है, ठीक है। चलो अच्छा, अब वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम है 0.05 मीटर क्यूब, इज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। तो बायोएंट फोर्स ऑन अ ब्लॉक इज, तो बायोएंट फोर्स जो ब्लॉक की होगी वो होगी 500 न्यूटन। अब देखो इसको मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं कराया, जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें वॉल्यूम भी आएगा, वो आप लगाओ और इसे सॉल्व करो, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। चलो फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ना हो, हमसे नाराज़ ना हो, वरना स्टूडेंट नाराज़ हो जाते हैं। तो चलो फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि ना आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। एक मिनट जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक मिनट में जैसे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग फॉर्मूला इसका लिख लो ताकि ना आपको ये याद रहे। एक मिनट, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं।
न्यूमेरिकल कौन सा है हमारा, 4 है। न्यूमेरिकल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, खुद निकाल लोगे आसानी से। F इज इक्वल टू रॉ वी जी। देखो बहुत आसान है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू बता रहा हूं क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता है, रख के कैलकुलेट करो, ये आंसर आ जाएगा। सही, चलो मैंने कहा रट्टा नहीं लगवाओ बच्चों को। अच्छा अब आ जाओ 6 पे। कूलम फोर्स इन द डायरेक्शन इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन दैट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, कूलम फोर्स इन एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन दैट इन वैक्यूम। देखो कूलम फोर्स कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कम आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से आती है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है, आई होप आपने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो। पोल्स बन जाना, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज का आ जाना, ये पोलराइजेशन बनती है। अच्छा तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिक। अब इसमें टाइम कम है ना, वरना मैं बहुत डिटेल में लेके जाता। ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे आई होप। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा 6 हो गया, नहीं बल्कि 5 हमने मिस कर दिया, 6 ये है। चलो 5 पढ़ लेते हैं, गलती से हमने ना 5 मिस कर दिया। फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइम्स। ठीक है, साइम्स होता है, वोल्ट नहीं होता, ओम्स नहीं होता। आपको पता है एम्पेयर करंट का यूनिट है, ओम्स रेजिस्टेंस का यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो एक ही बचा साइम। ठीक है, बल्कि साइमंस कह लो या साइम्स, सब में तो साइम्स ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको याद होगा हमने कौन सा ग्राफ बनाया था, साइनोसाइडल। मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का ग्राफ बनाया होगा, याद होगा कि साइनोसाइडल बनाया था हमने, इस तरह का साइनोसाइडल बनाया था, इस तरह का ग्राफ बनाया था। ठीक है, साइनोसाइडल बनाया था। तो साइनोसाइडल होता है, कोसाइडल होता है, तो यहाँ साइनोसाइडल की बात की जा रही है। साइन कर्व, CURVE कर्व। ठीक है, साइन कर्व। अच्छा अब हम अपने आगे के, अभी हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स और MCQs और है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी डाल रखा है इन्होंने, उसे भी करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो अब आ जाते हैं, हम करते हैं डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड इन मेजरमेंट मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। अच्छा डॉपलर इफेक्ट में क्या यूज होता है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जो है वो डॉपलर इफेक्ट की मदद से हो रहा होता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, याद होगा, ये चैप्टर जब पढ़ाया था तो ये बात वहाँ पे बहुत डिटेल में बताई थी। एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो गलती नहीं करना पेपर के अंदर। ठीक है, द सुपरपोजिशन ऑफ सिग्नल वेव ऑन अ कैरियर वेव इज कॉल्ड। देखो एक वेव है, उस पर दूसरी वेव को रखना, ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कहलाता है ये। मॉड्यूलेशन 2 तरह की पढ़ाई थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन यहाँ जस्ट मॉड्यूलेशन की बात की है, बहुत डेप्थ में लेके नहीं गए। MCQs बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की गई है। बहुत सारे बच्चे न्यूटन कूलम लगा देते हैं, न्यूटन कूलम नहीं होता। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा याद रखो, कंडक्टर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हो आप तो रेजिस्टेंस 0 होती है, याद रखना, ये सुपर कंडक्टर की कंडीशन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर से नीचे जाओ तो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, तो वहां पर रेजिस्टेंस 0 आती है, 0। इन SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। देखो याद रखना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन है।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन लिख लो, 12 है ना, मीन पोजीशन 13 करते हैं। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बताओ। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, एम वी आर, यही फॉर्मूला होता है, पढ़ा है ना? सही है। अच्छा, मास की डायमेंशन क्या है? मास की डायमेंशन होती है आपके पास एम, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की? एल और टी का इनवर्स टी, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल। तो क्या हुआ? एल एल स्क्वायर हो गया, एम एल का स्क्वायर और टी को ऊपर ले आओ इनवर्स में, ये लो, ये आ गई आपके पास डायमेंशन। तो इसका सही क्या है? इसका सही है एम एल का स्क्वायर टी का इनवर्स, ठीक है। अब बॉडी वेट, चलो न्यूमेरिकल टाइप आ गया, आओ कराता हूं, बस समझ के करो, परेशानी नहीं होगी। जहां रट्टे लगाओगे वहां परेशानी हो जाएगी। बॉडी का वेट है 10 न्यूटन और आउट ऑफ वाटर एंड 7 न्यूटन वो पानी के अंदर है। व्हेन सबमर्ज इन वाटर द बायोएंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी, वैसे इसका डायरेक्ट जवाब बता रहा हूं 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन की वजह सुनो, 3 न्यूटन आ कैसे रहा है? 3 न्यूटन आने की वजह सुनो, देखो जितना वो पानी के टोटल वेट कितना है? 10 न्यूटन, सही है। पानी के अंदर कितना है? 7 न्यूटन, तो बाहर कितना होगा? 3 न्यूटन, तो इसलिए 3 न्यूटन आ रहा है, सही। देखो समझो, ये एक बॉक्स है जो पानी के अंदर है, टोटल वेट इसका आ गया 10 न्यूटन, 7 न्यूटन पानी के अंदर है, तो बाहर वाला वेट कितना बचेगा? 3 न्यूटन का। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि अगर आप पानी पे अपना यूं हाथ मारो तो ऐसा लगता है कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, कोई फोर्स आपके हाथ को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, वही होती है बायोएंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 15वें पर। स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर हैज अ टाइम पीरियड। इसको ना मुझे आपको फॉर्मूले से ही करवाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, चलो कोई मसला नहीं, करते हैं। देखो T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल M और K, सही है, ये बात क्लियर हो गई। अब ज़रा बात सुनना, आपके पास स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर है, सही है, हैज़ अ टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड T है। टाइम पीरियड क्या? एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड है, ठीक है। इफ द मास डबल हो जाता है, इसका मतलब क्या है? मास 2m हो जाता है, ठीक है। द टाइम पीरियड विल बी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? देखो हमें क्या करना है, इस 2 पाई को बाहर निकालना है, ये बाहर आ गया, तो 2 पाई m और k, देखो कुछ भी नहीं किया, ये जो √2 था ना, इसको मैंने बाहर करके लिख लिया, ये अगेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया, तो t प्राइम। तो अगर मास डबल हो जाता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है? तो अल्ट्रावायलेट। आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा था मेरे साथ कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये आपको पता था फॉर्मूले में। तो अल्ट्रावायलेट की जो है वो इन सब में जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। देखो याद रखना, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन, ह्यूमन कितनी बीट्स सुन सकता है? तो याद रखने वाला सवाल है, 9 बीट्स आप सुन सकते हो, सही। तो ये थे आपके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में ले जाके करा दिए। अब आ जाओ करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह। अच्छा, नंबर मैं करता रहूंगा। न्यूमेरिकल्स का पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं सारे के सारे आपको करा दूं, मतलब कराऊंगा मैं सारे, टेंशन नहीं लो। मैंने सोचा था बोर्ड पे लिखवा दूं, लेकिन मैंने ये न्यूमेरिकल्स आपको पहले भी करा दिए थे, ठीक है। तो अभी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें ना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसमें से इसमें भी कुछ वो न्यूमेरिकल शामिल है। तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, बोर्ड पे चलेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, सही है। तो आप सोल्यूशन देख लेना
और साथ ही साथ समझते रहना, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने ये पेपर सॉल्व कराया तो 3 घंटे का पेपर होता है ना, यानी मैक्सिमम 3 घंटे। अच्छा, 3 घंटे में भी आपको पूरा पेपर नहीं करना होता, सेलेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 10 में से कुछ 8 करने, 9 करने ना। तो अगर मैं कराऊंगा तो मुझे 5 घंटे लगेंगे एक वीडियो में, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट भी करूंगा और तेज़ भी चलूंगा, ताकि पेपर भी हो जाए हमारा और हम मुश्किल भी ना हो। टाइम हो रहा है 2:30, 2:30 तो नहीं होता, 2:30 होता है। चलो करते हैं, 1 मिनट। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिक आपके पास जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल ही है, सारे आप न्यूमेरिकल है, लाइन से जितने भी हैं वो न्यूमेरिकल है, परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास और पार्ट 1 है, तो ये ध्यान से करेंगे, परेशान नहीं होंगे। व्हाट इज एन आइडियल बैंकिंग? आइडियल बैंकिंग यानी देखो, आइडियल बैंकिंग से क्या मुराद है? आपने रेस ट्रैक देखा है, वो जो रेस लग रही होती है और गाड़ियाँ यूँ सर्कल में घूम रही होती हैं या एलिप्स में घूम रही होती हैं। अब उसमें आपने देखा होगा कि वो जो ट्रैक होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, इस तरह का होता है। इस तरह का ट्रैक क्यों बनाया जाता है? ताकि गाड़ियों को अच्छी पकड़ मिले और वो फिसले ना। फॉर एग्जाम्पल ज़रा समझो, एक रेस ट्रैक है, उसको मैंने ऐसा बना दिया स्ट्रेट। मैं जब उसे स्ट्रेट बनाऊंगा ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही कर्व आएगा तो कर्व आने की वजह से गाड़ी फिसल जाएगी, गाड़ी कोशिश करेगी कि वो आगे ही मूव करती रहे। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रैक को कर्व तो बनाते हैं, थोड़ा सा यूँ टिल भी कर देते हैं, ताकि गाड़ी आसानी से मोड़ काट ले तेज़ स्पीड पर। अच्छा, तो टर्न हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एन आइडियल बैंकिंग एंगल फॉर अ टर्न की जो मतलब जो टर्न बनाया है, जो ये टर्न बनाया ना, टर्न ये कितना है 1.20 किलोमीटर का इसका रेडियस है, मतलब टर्न का रेडियस, ये रेडियस है। ऑन अ हाईवे पे बनाया गया है और स्पीड कितनी है, स्पीड लिमिट है 105। यानी अगर आप 105 से ज़्यादा की स्पीड पे जाओगे गाड़ी लेकर किलोमीटर पर आवर में, सही है, तो गाड़ी फिसल जाएगी। लेकिन 105 होगा या उससे कम स्पीड होगी तो गाड़ी फिसलेगी नहीं। तो हमें वो कितना अपने रैंप को कर्ल करना है, रैंप को कितना जो है वो एंगल पे रखना है, ये बताना है। देखो फॉर एग्जांपल, अब ये बोट ना 2D है, उसके लिए मुझे 3D रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये समझो, ये कर्व है, अगर ये कर्व को मैंने ऐसे रखा हुआ है ना, गाड़ी तेज़ी में आएगी तो क्या होगा, गाड़ी फिसल जाएगी। अगर मैं इसको यूँ एंगल पे रख दूँ तो अब गाड़ी फिसलेगी नहीं, आसानी से टर्न कर जाएगी, यही समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बोर्ड पे नहीं बना सकता असल में मैं, तो इसके लिए ये फार्मूला लगाया हुआ है, कैलकुलेशन हुई हुई है, देख लो। फार्मूला लगाया है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। v आपको मिल गई है, वेलोसिटी दी हुई है 1.105 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके अलावा g की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके अलावा r की वैल्यू भी आपको गिवन थी 1.20 किलोमीटर। तो अगर 1.20 किलोमीटर को मैं मीटर में लाऊं तो कितना होगा, 1200 मीटर। आप इसको पुट करो, थीटा निकल जाएगा कि एंगल कितना रखना है, ये एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल होता है। तो वो एंगल जो आपने रखना है वो 4.14 का रखना है। यानी अगर आप सामने से देखोगे ना तो रोड सीधा नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आएगा, और ये टेढ़ा नहीं बनाएंगे ना रोड तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी। अच्छा, ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। इसी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ना रट्टा ना लगाना पड़े। अच्छा, अब डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन वाला सवाल कराने की क्या ज़रूरत है, ये तो 10,000 बार मैं करा चुका हूँ। मास की डायमेंशन क्या होती है, m। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, लेकिन ये v का स्क्वायर है, ये याद रखना। वैसे तो होती है वेलोसिटी की डायमेंशन l और t का इन्वर्स, लेकिन स्क्वायर दिया हुआ v का, तो l का स्क्वायर और t का इन्वर्स का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में रेडियस, उसकी डायमेंशन l होती है, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी डायमेंशन पर। सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन लिखो, उसके बाद डिस्टेंस की डायमेंशन लिखो और एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखो। अब यहाँ पर 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अच्छा, याद रखना, जब वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी से माइनस करूँगा तो क्या कोई और क्वांटिटी बन जाएगी, वेलोसिटी ही रहेगी। तो इसको जस्ट v कहो, v कहो। देखो वेलोसिटी से माइनस होकर v ही आएगी, कैसे पता चलेगा? अगर मैं वेलोसिटी से वेलोसिटी को माइनस करूं तो यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड ही आएगा ना यूनिट।
तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी वेलोसिटी रख देते हैं, यहाँ भी वेलोसिटी की डायमेंशन रख देते हैं, और वेलोसिटी की डायमेंशन से वेलोसिटी की डायमेंशन को कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं करना, समझो। और डायमेंशन में कांस्टेंट को हटा देते हैं। सही है, दो काम को याद रखना, एक तो डायमेंशन में कांस्टेंट को हटा दो, और जो दो डिफरेंस होते हैं ना उसको जस्ट वी कंसीडर करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ए आ गया, एस आ गया और ये वी आ गया। अब यहां पर पुट करो, दोनों में डायमेंशन आपको सेम मिलेगी। करके देख लेते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ये डिफरेंस है। अच्छा, स्क्वायर को तो स्क्वायर ही रहेगा, उसको नहीं हटाना। एल की ए की डायमेंशन क्या होती है, लिख के दी हुई भी है आपको ए की डायमेंशन। तो ए की डायमेंशन होती है एल और टी इनवर्स। सही है, और एस आ गया, एस की डायमेंशन क्या है, एस डिस्टेंस है तो एल ही रहेगी डायमेंशन। ठीक है, वी की डायमेंशन क्या है, एल और टी इनवर्स स्क्वायर। एल से एल मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा, एल का स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर ले लेते हैं। देखो दोनों तरफ सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड है सेकंड नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल ठीक है। अगर आप क्या करते कि यहाँ पर भी ये वी एफ पुट करते और यहाँ वी आई पुट करते। देखो डायमेंशन इनिशियल और फाइनल नहीं होती, डायमेंशन होती है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाता है ना, तो ये तो फिर ये तो ज़ीरो आ जाता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। डायमेंशन का यही काम है, वो ये बताता है कि जो यहाँ पर आएगा वही यहीं पर आएगा। बस आपको दो रूल याद रखने, एक रूल ये याद रखना है कि टू को काउंट नहीं करते, और दूसरा रूल ये है कि डिफरेंस हो। अच्छा, एक और भी चीज़ याद रख लो, अगर डिफरेंस हो तो भी वी आएगा, ऐड हो रहा हो तो भी वी ही आएगा। और यूनिट से भी पता चलती है ये बात आपको कि दो चीज़ों को अगर माइनस करो तो यूनिट चेंज होता है, सेम रहता है, सेम चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और दो चीज़ों को ऐड करो, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करो तो क्या एक्सेलरेशन बनता है, वेलोसिटी बनती है। 1 2 3, सही है। तीसरा करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये टग बोट्स वाला है। अब टग बोट वाला मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला लगेगा T1x और T2x। देखो टग बोट 1 और टग बोट 2। टग बोट 1 में आपका फॉर्मूला होगा F, ये F, टग बोट कह लो फोर्स कह लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो हम टग बोट कह रहे हैं, टग बोट की फोर्स। तो टग बोट 1 में जो फोर्स लगेगी वो इस तरह निकलेगी, और टग बोट 2 में जो फोर्स लगेगी वो इस तरह निकलेगी। अब दोनों को निकालकर आपस में आप लोग माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, बल्कि ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, नीचे लिखा हुआ भी तरीका, तो उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो। डायग्राम भी डाल दिए ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। सही, टाइम नहीं है वरना ये एक न्यूमेरिकल ही आधा घंटा लगेगा। मैंने आपको बताया है ना भाई, आप पेपर में करने के लिए बैठोगे तो 3 घंटे मिलते हैं ना, तो फिर अगर मैं भी सॉल्व कराऊंगा तो मुझे भी तो कम से कम 3-4 घंटे चाहिए होंगे ना। 3-4 घंटे की तो वीडियो नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए। लेकिन मैं पूरा सुबह से लगा हुआ हूँ, यकीन मानो 7-8 घंटे लगे इसको सॉल्व करने के अंदर, और अभी भी वीडियो बना रहा हूँ फर्दर। अच्छा, अब आ जाओ। A 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक सस्पेंडेड। देखो इसका सिनेरियो समझ लो ताकि ना आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। अब मैंने क्या कहा था कि यहां पर जस्ट न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी है। तो फॉर्मूला याद रखना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इस गन से बुलेट फायर होगी, गन बुलेट कितने की है, बुलेट है 50 ग्राम की, वो इसमें आके लगेगी। जब इसमें आके लगेगी तो क्या होगा, ये मूव करेगा, है ना। तो ये सिनेरियो है, बाकी फिर कैलकुलेशन आपके सामने मैंने लगा दी है, उसको अच्छी तरह से वॉच कर लो। और आंसर जो आएगा आखिर में वेलोसिटी का वो आएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम करते हैं अपना 5वां। कोचिंग में भी जो है, मैं फिजिकल कोचिंग में भी ये चीज़ें करा रहा हूँ, तो वहाँ जो बच्चे हैं उन्हें भी ये चीज़ें मिलती रहेंगी। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई। ये वाला न्यूमेरिकल मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है। मैं अब मजीद इस न्यूमेरिकल को नहीं कराने वाला, ये मैं बहुत बार 100-200 बार तो करा चुका हूँ ये न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन चल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ मॉडल पेपर में भी डाल के दिया गया है,
तो इसको देख लो, बराबर में इसका सोल्यूशन चल रहा है, पढ़ देता हूँ। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, 5th सेकंड में याद रखना, 5 सेकंड ये अलग चीज है, 5th सेकंड ये अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग है। क्यों? 5 सेकंड का मतलब है 1 से लेकर 5 तक का जो सेकंड है वो, ठीक है। 5th सेकंड का मतलब है 4 से लेकर 5 सेकंड के दरमियान जो सेकंड बना ना, उसे 5th सेकंड बोलते हैं हम। इसको दिमाग में रखना इस न्यूमेरिकल को करते हुए। और अगर मेरी पुरानी वीडियो में देख लोगे तो वहां डिटेल सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन देख लो। अब आ जाते हैं छठे पर। अच्छा, छठा, अ 17 kg मैन रन्स अप अ हिल। देखो, एक 70 kg का आदमी है जो कि हिल पे चढ़ रहा है। हाइट कितनी है हिल की? 3 मीटर। 2 सेकंड लगेंगे, तो पावर वर्क कितना करना पड़ेगा इसे? कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर। वर्क डन बताना है और पावर बताना है। तो पहले वर्क निकाल लिया हमने, जो कि सिंपल फॉर्मूले से निकलेगा mgh, जो कि है 2058। उसके बाद पावर निकाल लेंगे, टाइम दिया हुआ है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में ना इन्होंने पार्ट्स बना के दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो 6 वाला न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। मैं यहाँ ना ऐसे लिख देता हूँ और करके, क्योंकि ये और करके दिया हुआ था, और 6, तो 6 वाला न्यूमेरिकल ही है मगर उसका पार्ट 2 है। A 20 meter long wire has a cross sectional area of 1 millimeter square resistance. Calculate the conductance of a material wire. तो कंडक्टेंस पता करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये कंडक्टेंस के लिए होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? ये यूनिट ये होता है और आर लिखते हैं। कंडक्टेंस के लिए ये होता है, फॉर्मूला क्या है? L/RA। इसको लगाओ, इस फॉर्मूले को। लेंथ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया गिवन है, इसमें पुट करो, आपकी कंडक्टेंस आ जाएगी। सही है। अब करते हैं 7। देख लो कितना टाइम लग रहा है इसमें। अब पार्टिकल हैविंग चार्ज, पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁹ कूलम इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। E = F/Q वाला फॉर्मूला लगाओ। F नहीं निकालना, E निकालना है ना। हाँ, E निकालना है। F गिवन है, Q गिवन है, रखो, E आ जाएगा। ये सबसे आसान न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, मतलब इस पूरे मॉडल पेपर का। सही है। चलो अब करते हैं इसका दूसरा। बराबर में सॉल्व किया हुआ भी है, तो परेशान नहीं होना, बोलना नहीं कि सर ये तो आप मतलब सही से पढ़ा नहीं रहे। देखो, मैंने ही तो सॉल्व किया है ना वो। अब एक काम हो सकता था कि मैं बोर्ड पे आके सॉल्व करा देता, एक काम हो सकता था कि मैं पीडीएफ बना देता। ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगा कि पीडीएफ बना दूँ, तो पीडीएफ वो आपके पास रहेगा भी, सेफ भी रहेगा, आपको बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ सेकेंड ईयर वाला जो है ना, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो बोर्ड पर सॉल्व करा दूंगा वीडियो में। देखते हैं उस पर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं या इस पर। वैसे मैं अगले मैं सेकंड ईयर में ना, सेकंड ईयर वाला जो होगा ना, उसमें मैं बोर्ड पे ही सॉल्व कराऊंगा। उसकी वजह पता है क्या है? अब ये पीडीएफ तो कहीं भी शेयर हो जाएगा, वीडियो शेयर करोगे तो हमारी पब्लिसिटी होगी। देखते हैं क्या बेहतर है। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन आइडियल मास, ऑक्सीलेशन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला लगाना है। A = -ω² x मैक्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। x आई थिंक गिवन है, हाँ x गिवन है, सेंटीमीटर में है, मीटर में ले जाना, आंसर आ जाएगा। ओमेगा का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2π/T दिया हुआ है। सही। अच्छा, अब आते हैं इसी का एक और कराएंगे, इसी का और करके दिया हुआ है इसी का। ऐसे इन्होंने न्यूमेरिकल भी ना काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड, एयर का टेम्परेचर है 27 सेल्सियस, स्पीड ऑफ साउंड कितनी आ रही है? 345 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड आपने बतानी है। देखो, टेम्परेचर चेंज होगा, स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी। जब 27 टेम्परेचर था तो स्पीड आई थी 345 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही है। अब अगर टेम्परेचर हो गया
टू 7 सेल्सियस। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी ये आपने बताना है। फॉर्मूला गिवन है, वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू होल रेडिकल टी अपॉन टी नॉट, उसको लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसी में एक और भी दिया हुआ है 8, ये और करके 8 दिया हुआ है, ठीक है। अ सोर्स ऑफ साउंड एंड अ लिसनर आर मूविंग, ये डॉपलर इफेक्ट वाला है। डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा कि विद द फॉर्मूला, देखो डॉपलर इफेक्ट में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला वो था जिसमें सोर्स रुका हुआ था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, एक में सोर्स मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रुका हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। देखो ये बंदा है जो साउंड सुन रहा है, ये गाड़ी है जिसमें से साउंड आ रहा है, समझो सायरन की आवाज़ आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं। उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस अपॉन एफ एस, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला लगाओ, याद रखना, इसके 6 फॉर्मूले पढ़े थे, 6 के 6 याद होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब इन्होंने ना थोड़ा सा वो दे दिया है, न्यूमेरिक क्वेश्चन टाइप दे दिए हैं। देखो कितने न्यूमेरिकल थे, 8, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए इन्होंने शॉर्ट में। देखो 2 में पार्ट्स बनाए हुए, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपके पास थ्योरी वाले, और वो भी कोई आसान नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया इन्होंने उठा के, तो आप लोगों की मर्जी है अब करना क्या है। 9 करते हैं, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपके पास पूरा का पूरा वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसका सॉल्व। वर्डिंग दी हुई है, वर्डिंग चाहो तो छोटी कर सकते हो अपने पास से, मैंने तो पूरा उठा के रख दिया, लेकिन डेरिवेशन जो दिया हुआ है ना यहाँ से, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं करना। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, नहीं I2 R3, यहाँ से कुछ शॉर्ट नहीं करना, यहाँ से लेके पूरा लिखना। वर्डिंग थोड़ी बहुत कम कर सकते हो या अपने पास से लिख सकते हो, वर्डिंग की बात कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब आ जाओ, इसी का एक और दिया हुआ है, मतलब इसी में ना और करके दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है एरिया में से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मैक्सिमम भी बताना है, मिनिमम भी बताना है। फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला यूज होता है ई ए कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है, इसी की मदद से आप मैक्सिमम मिनिमम बताओगे, और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम मैंने बताया हुआ है, तो इस दोनों को लिखना। अच्छा, अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कंजर्वेटिव। आपकी बुक में थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ था कंजर्वेटिव वाला, मैंने इसको थोड़ा आसान कर दिया, वर्डिंग में लिख दिया है, आप इसको एज इट इज अपने पास लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक ही पार्ट नहीं, इसमें भी 2 पार्ट है। अच्छा, इंटरफेरेंस क्या होता है, और करके दिया हुआ है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस लाइट के बारे में पूछ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था ना, ये वही बताया हुआ है, इसको आप एज इट इज अपने पास लिख सकते हो। अच्छा, डेरिवेशंस मैंने आपकी बुक वाली दी हैं, वो 100% एक्यूरेट है। एक बात समझ लो, सुनो मेरी बात। अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ करते हैं, लॉन्ग की तरफ। ये आ गया हमारा लॉन्ग का पार्ट 3, क्वेश्चन 3। जो बुक में डेरिवेशन दी हुई है ना, वही डेरिवेशन को मैंने वीडियोस में भी कराया था, ठीक है। उसी डेरिवेशन को नोट्स में भी रखा है जहां जहां बोला गया है, और वही डेरिवेशन आपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी करना है आपने। समझ गए मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन, उसे आपने 100% फॉलो करना है, और यही बेस्ट है। चैट जीपीटी वगैरह मत करना। आप लोग अगर थोड़ा सा देखो तो समझ गए होगे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो चैट जीपीटी से था, बस ये 10 वाला, बाकी सब मैंने अपने पास से लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चैट जीपीटी हुआ है, बाकी जो है ना वो सब बुक में से ही रख के दिया है, क्योंकि वो चैट जीपीटी से चल जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, सही है, ये आपको करना है। A1 A2 आपने पता क्या लिख के सर्च करना है, आपको लिख के सर्च करना है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एमई इंग्लिश सेंटर। पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें पूरा सवाल मैंने बहुत डिटेल में जाके कराया, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें बताया है, तो इस वीडियो को देख लेना। मैं इस सवाल को यहां नहीं करा सकता, ये मैंने एक एक सवाल 1-1 घंटे आधा घंटे की वीडियोस में कराए हैं आपको, बड़ी मेहनत करके मैंने आपको कोर्स कंप्लीट कराया, तो उसको आप देख लेना, सही है, जिसमें आपको फॉर्मूले ड्राइव करने होंगे, ठीक है, रिजल्टेंट के और दूसरी चीज के। अच्छा, दूसरा, अब चौथा सवाल देख लो।
सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला सवाल है, ये आप जैसा मैंने लिखा हुआ एज इट इज लिख लेना अपने पास, ये आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ पांचवा सवाल देख लो। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये फॉर्मूला भी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमने डिफाइन किया हुआ है, क्या होता है, और फिर उसकी छोटी सी डेरिवेशन की हुई है, उसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अच्छा अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये पांचवा ही है जो कि है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वाला, इलास्टिक कोलिजन। देखो ये इलास्टिक कोलिजन वाला सवाल ना मैं समझ रहा था इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मॉडल पेपर में आया हुआ है तो उम्मीद है कि ये फाइनल में भी आ जाएगा, तो इस सवाल को आपने जरूर करना, हमने इलास्टिक कोलिजन वाला करना है, ठीक है। तो वर्डिंग थोड़ी बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, मगर जो दूसरा पेज चल रहा है ना जिसमें पूरी डेरिवेशन है, इसमें कुछ छेड़खानी मत करना, एज इट इज पेपर में जाके लिख कर आना, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी सवाल, बर्नौली प्रिंसिपल। अब ये सवाल भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट था, ये भी इसमें आया हुआ है। तो बर्नौली प्रिंसिपल बताओ और बर्नौली थ्योरम क्या है ये बताओ, पूरी थ्योरम, और ये भी मैंने कराया हुआ है, आप लिखना बर्नौली थ्योरम एमई इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें पूरा का पूरा बर्नौली प्रिंसिपल बर्नौली थ्योरम मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अब एक चीज जो मैं करा चुका हूं मैं दोबारा क्यों कराऊं, तो वो आप लोग भी सर्च करो थोड़ा सा, ठीक है। तो बर्नौली प्रिंसिपल कर लेना। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जो कि और कर है, न्यूटन्स रिंग्स। तो ये न्यूटन रिंग वाला सवाल आपने पूरा का पूरा बुक से ही करना है, मैंने भी बुक से उठा के दिया है। मैं फिर कह रहा हूं जो बुक में वर्डिंग लिखी है, जो बुक में डेरिवेशन है, वो आपके लिए 100% सूटेबल है, उससे फॉलो करना, ठीक है। न्यूटन रिंग वाला सवाल है और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भाई है बोलिए, मेरे को लगा 2 ही है, ठीक है। तो ये लिख लेना न्यूटन रिंग वाला सवाल। अच्छा अब न्यूटन रिंग वाले के बाद है, न्यूटन रिंग वाले के बाद है आपके पास 7 डॉपलर इफेक्ट, नहीं डॉपलर इफेक्ट नहीं है, वो है स्टेशनरी वेव। देखो स्टेशनरी वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव जब पैदा होती है जब धागा ना दोनों तरफ से बंधा हुआ हो, जब आप इसको बीच में से प्लग करोगे ना तो इस तरह से आपको ये नजर आएगा, चेक कर लेना घर पे करके एग्जाम्पल। इसे स्टेशनरी वेव है, इसमें नोट्स बनते हैं, ये एक नोड है, ऐसे हो जाएगा तो ये 2 नोड हो जाएंगे, इस तरह ये नोट्स बनते हैं। तो ये पूरी इसकी डेरिवेशन है वो आपने करनी है जो कि आपके सामने चल रही होगी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी इसमें दे दिया इन्होंने। मतलब मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस साल के लिए वो सब उठा के इन्होंने इसमें रख दिया। अब अगर मैं बोलता हूँ यही करके चले जाना भाई, क्योंकि इन्होंने जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं ना, चाहे वो न्यूमेरिकल्स में हो या लॉन्ग में हो, वो सब बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन थे इस साल के लिए, लेकिन वो इधर आए हुए हैं, तो इसकी ज़रूर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बात ना समझ में आई हो पूछना। मैंने देखो एक बात मैं कहूँगा, बच्चे शायद सोचेंगे सर आपने इसमें क्या करा, आपने तो बुक से उठाया और दे दिया। सबसे पहले तो देखो मैंने सॉल्व तो किया ना, बुक से क्वेश्चन उठाए और आपके लिए रखे, बुक में से ही आंसर लगवाए जाते थे आपको। अच्छा अब एक और चीज़, मैं ये सब चीज़ें ना आपको बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो मैं जो चीज़ पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो चीज़ मौजूद है, तो अब मैं वो चीज़ दोबारा तो नहीं पढ़ाऊँगा ना, और पढ़ाऊँगा भी तो अलग तरीके से पढ़ाऊँगा ना। इस तरह एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता ना, एक टॉपिक पढ़ाने में ही 1 घंटा लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो किसी इंसान ने कोई किताब लिखी, ठीक है, क्या अब वो किताब की दूसरी कॉपी बनाने के लिए दोबारा लिखेगा? नहीं, वो एक बार लिख लेगा फिर उसकी कॉपियां बनती रहेंगी। तो इसी तरह से मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, अब वो आपने देखना है सर्च करके। अब मैं अगली बार जब पढ़ाऊंगा तो उसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। आई होप मेरी बात समझ गए होगे, देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में जरूर याद